हे गाइस, तो कैसे आप सब। वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। तो गाइस, लेकर हाजिर हुई एक नए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा था कि यहाँ पर फेंग का सामना वांग यू से हो गया था और वांग यू ने उससे कह दिया था कि आखिरकार तुम इस कोर्ट यार्ड में आए कैसे हो। साथ ही साथ उसने फेंग को ये धमकी भी दी थी कि अब तुम्हारे टांगे तोड़ने का टाइम आ चुका है, जिस पर तो फेंग बिल्कुल भी उससे नहीं डर रहा था और उल्टा उसे बता दिया था कि मैंने सुना है कि टियान दाओयान में पावर्स का यूज नहीं किया जाता, लेकिन वांग यू तो अपने पावर्स का यूज करते हुए फेंग को डरा रहा था। फिर इनके दरमियान फाइट हुई थी और इस फाइट में फेंग जीत गया था। प्रीवियस एपिसोड में हमें ये भी जानने को मिला था कि फेंग को कुछ पास्ट की मेमोरीज भी याद आ चुकी है, जिस टाइम पर एम्परर ने उससे कहा था क्यों ना तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओ। जबकि दूसरे साइड पर हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस जी तो फेंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई है। अब यही से ही हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। सो न्यू एपिसोड बिल्कुल न्यू सीन से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेंग को। फेंग इस एकेडमी में एक स्पेशल जगह पर आ गया है जिसे मिडिल स्कूल का नाम दिया गया है। यहाँ पर ज्यादातर लोग कल्टिवेशन कर रहे थे और कई सारे डिसेबल प्रैक्टिस कर रहे थे और इस टाइम पर फेंग अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा था। जबकि यहाँ पर मौजूद कुछ और डिसेबल फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। मतलब कि फेंग एक फिजिकल कल्टिवेटर है, उसे मिडिल स्कूल में नहीं आना चाहिए, ये कल्टिवेशन तो नहीं कर सकता हमारी तरह, तो ये यहाँ पर आखिरकार आया कैसे है और क्यों आया है। इसी टाइम पर हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो कि फेंग के करीब आ जाता है। अब फेंग उसे रिस्पेक्ट देता है और उससे कहता है कि मैं याओ याओ सेक्ट से हूँ और एक बंदा मुझे यहाँ तक लेके आया है, जिस पर तो ये बंदा उससे कहता है कि हाँ ठीक है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देता है कि हमें हाउस ऑफ कॉमन्स जाना होगा और वहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन तुम खुद अपने मर्जी से मिडिल कोर्ट यार्ड में नहीं आ सकते। जब तक तुम्हें समन ना किया जाए तो अपने मर्जी से तुमने मिडिल कोर्ट यार्ड में नहीं आना। इस पर तो फेंग उसके साथ चलना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि सीनियर हम यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, मतलब ये है कि फिजिकल कल्टिवेटर का यहाँ पर मिडिल कोर्ट यार्ड में आना क्यों मना है। जिस पर वो सीनियर उसे आंसर करता है कि असल में टियान दाओयान को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। टियान दाओयान के अपर हाउस में सारे के सारे 4 डिसेबल्स रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और बहुत खास होते हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर्स होती है। इसके अलावा मिडिल सेक्शन में वो लोग होते हैं जो कि फिजिकल कल्टिवेटर है एंड सेल्फ कल्टिवेटर है। इसके अलावा तीसरे सेक्शन में वो डिसिपल्स स्टे करते हैं जो कि मेंटल कल्टिवेशन करते हैं। इन सारे कॉलेज को क्लियरली डिवाइड किया गया है और कोई भी डिसेबल अपने इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, तो तुम्हें भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोग फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिजिकल कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा इस सीनियर के पास आते हुए उससे कहता है कि जूनियर लुओ ऐसा क्या काम है जो कि आपको यहाँ तक लेकर आ गई है। जिस पर तो वो बंदा उसे आंसर करता है कि मैं एक नए बंदे को यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि आज से यहाँ पर ट्रेनिंग करेगा। साथ ही साथ वो उसे ये भी कह देता है कि ये मिडिल कोर्ट यार्ड में गया हुआ था, लेकिन इसको यहाँ के रूल्स के बारे में पता नहीं था और आई होप तुम इसे पनिश नहीं करोगे। मतलब यह है कि लॉ एनफोर्समेंट हाल इसे पनिश नहीं करेगी। जिस पर तो ये बंदा उससे कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं इसे सारे के सारे रूल्स बता दूंगा, साथ ही साथ ये कभी भी फिर गलती नहीं करेगा। मतलब यह है कि मैं इसको डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और जैसे ही वो बंदा यहाँ से चला जाता है हमें दिखाता है कि ये बंदा तो चिल्लाते हुए फेंग से पूछता है कि मुझे अपना नाम बता दो। जिस पर तो फेंग बहुत रिस्पेक्टफुल स्टाइल से उससे कहता है कि मेरा नाम किन फेंग है। जिस पर तो ये बंदा उससे कहता है तुम यहाँ पर आए हो तो मेरी ये बात तुमने याद रखनी है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरीके से रहना है। अगर कोई भी गलती तुमने की तो मैं तुम्हारे स्किन को तुम्हारे जिस्म से ही हटा दूंगा और इतनी खतरनाक पनिशमेंट दूंगा। तो ये बात तुमने याद रखनी है कि तुमने कोई भी मिस्टेक और कोई भी गलती नहीं करनी। तुम मिडिल कोर्ट यार्ड में गए थे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मिडिल कोर्ट यार्ड में जो भी जाता है उसको पनिश किया जाता है और यहाँ के रूल्स के मुताबिक तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। वो यहाँ पर फेंग को पनिश करते हुए कहता है कि तुमने सारी रात यार्ड में अपने घुटनों के बल पर रहना है और जब तक मैं तुमसे नहीं कहता तुमने वहाँ से उठना भी नहीं है। जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आता तुमने सारी रात बिल्कुल वैसे ही रहना है, तो जाओ और अपनी पनिशमेंट ले लो। इस टाइम पर तो फेंग अपने मन में कहता है अच्छा तो टियान दाओयान को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और वो भी डिफरेंट लेवल्स के बेस पर। और इसी टाइम पर ये बंदा यहाँ से जाने वाला था, लेकिन फेंग तो उसे साफ साफ ही बता देता है कि मैं ये पनिशमेंट लूंगा ही नहीं। और इसी टाइम पर इस बंदे को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ये पनिशमेंट नहीं लोगे, मतलब ये है कि तुम बगावत कर रहे हो, तुम रिबेल कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर ना मानने की। लेकिन फेंग तो अब भी उससे कह रहा था कि नहीं मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा क्योंकि मैं ये पनिशमेंट नहीं लूंगा, मुझे तो रूल्स का पता ही नहीं था। जिस पर तो ये बंदा और भी गुस्सा हो जाता है और फेंग से कहता है कि मतलब ये है कि मुझे तुम्हें एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और वो यहाँ पर फेंग पर अटैक कर देता है और जिस टाइम पर यहाँ पर फेंग पर अटैक कर रहा था हमें दिखाते हैं कि और डिसेबल तो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फेंग भी तो किसी से कम नहीं था। वो इस अटैक को हाथ से ही पकड़ लेता है और रोक देता है। इस टाइम पर तो इस सीनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर उससे कहता है मतलब ये है कि तुम अपने मौत को ढूंढ रहे हो तो अब तुम भुगतो। और इसी टाइम पर वो फेंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर फेंग कम पावरफुल नहीं है, वो इस बंदे के साथ बहुत अच्छे से लड़ाई करता है, उसके साथ कम्पीट करता है, उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दूर गिरा देता है। इस पर अब इस बंदे के पास कोई भी चांस नहीं रहता और वो बहुत ही हैरान हो गया था कि मैं इससे कैसे हार गया। तो वो यहाँ पर फेंग को डराते हुए कहता है कि मैं लॉ ऑफ एनफोर्समेंट जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। इसी के साथ तो वो यहाँ से चला जाता है, जबकि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसेबल फेंग से कह
कहता है कि इसकी वजह से हम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो तुमने यही करना है कि अभी के अभी वार्डन के पास जाना है, उससे माफी मांगनी है। जिस पर तो पिंक इन सबसे कह देता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। सारे डिसेबल जब पिंक की ये बात सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पिंक अब इन सबको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम सब लोग बुली हो रहे हो, वो तुम्हें बुली कर रहे हो और तुम लोग ही उससे माफी मांग रहे हो। तुम्हें उन लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो जो कि कोई मुझे बुली करेगा और जाके फिर मैं उनसे माफी मांगूंगा। मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा, मेरी गलती ही नहीं है। जबकि इसी टाइम पर हमें वांग यू को भी दिखाया जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है, साथ वो अपने साथ एक दूसरे बंदे को भी लेके आया था। यहाँ पर मौजूद जितने भी डिसेबल थे जैसे ही उसको देखते हैं उसको पहचान लेते हैं और उनके साथ जो दूसरे लोग मौजूद थे उनसे भी रिलेटेड वो कहते हैं कि जाओ यान, पेरी स्वॉर्ड और चू किंगवान, ये तीनों ही टियान दाओयान के सबसे जीनियस डिसेबल है। और इस टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वांग यू जाओयान से कहता है कि यही किनफिंग है, जिस पर तो हमें दिखाते हैं कि उसने तो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल ली है, साथ ही साथ वो अटैकिंग मूड में आ गया है और उसने अपने पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। अब जैसे ही पिंग ये नोट करता है, पिंग भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। इस बंदे से रिलेटेड हमें बताया जाता है कि इसका नाम जेंग है और ये कल्टीवेशन के दरमा राउलेट लेवल पर है, जबकि दूसरी साइड पर पिंग से रिलेटेड हमें बताया जाता है कि ये फिजिकल कल्टीवेशन के जिन डांस स्टेज पर है। और इस टाइम पर यहाँ पर जेंग पिंग से कहता है कि आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, मेरे सामने सरेंडर कर दो, सॉरी कर दो। जैसे ही वो यहाँ पर पिंग पर अटैक करता है, इससे पहले कि वो पिंग पर अटैक कर पाता, यहाँ पर लिंगर आ जाती है और वो पिंग को बचा लेती है और ये अटैक अपने बॉडी पर ले लेती है। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी और ये सब देखते हुए पिंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर इस दूसरे बंदे से कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मरने के काबिल हो और अब तुम्हें मरना होगा। और इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि पिंग और यहाँ पर इस दूसरे बंदे के दरमियान तो फाइट स्टार्ट हो जाती है और पिंग भी बिल्कुल फाइटिंग मूड में आ गया था। और इस टाइम पर तो जेंग फिंग से कहता है कि तुमने एक क्राइम किया है और तुम्हें इस क्राइम की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अब जैसे ही ये लोग फाइट स्टार्ट करने वाले थे, अचानक से ग्रेट एल्डर की आवाज इन सबको सुनाई देती है जो कि इनसे कह रही थी कि ये फाइट इसी के इसी टाइम पर बंद कर दे और सेंट्रल हॉल में सब लोग आ जाए, इसका फैसला मैं करूंगा। और इस टाइम पर तो दूसरा डिसेबल भी कह देता है कि हाँ, ये तो ग्रेट एल्डर की आवाज है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये सब लोग हॉल में इकट्ठे हो गए हैं और हॉल में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग यू एल्डर से कह रहा होता है कि पिंग ने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है और मारने के अलावा ये यहाँ पर बैंक्वेट में आ गया था, मेरी बात नहीं मान रहा था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लिया है इसने। और एल्डर तो खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। अब जैसे ही ये बात यहाँ पर मौजूद एक दूसरी लड़की सुनती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर पिंग से कह दिया कि तुमने अपने साथी डिसेबल को मारा है, तुमने गलत काम किया है, तुमने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और यहाँ के रूल्स के मुताबिक अब तुम्हें इस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। इससे पहले कि ये बात कंफर्म हो पाती, यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि एल्डर किनफिंग से कहता है क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तो तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो और ये मैटर यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ एनफोर्समेंट हॉल एक सही फैसला लेना चाहती है। जिस वक्त अब यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुल स्टाइल से पिंग इन सबसे कहता है कि ये जो भी कह रहा है बिल्कुल बकवास कर रहा है और नॉनसेंस कह रहा है। वो यहाँ पर इन सबको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर चू जिनवान ने हमें एक सीनियर के हवाले कर दिया था और वो हमें फ्लाई करके यहाँ पर लेके आ रहे थे, लेकिन फिर उस सीनियर ने हवा से ही हमें छोड़ दिया और हमें बता दिया कि लैंडिंग का काम अब आपका अपना है। तो इस टाइम पर मुझे क्या पता था, हम तो नीचे गिर रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर गिरने वाला हूँ। मैं सेंट्रल कोर्ट यार्ड में गिर गया और वहाँ पर फिर मैं एक लड़की से मिल गया। उसी टाइम पर फिर वांग यू आ गया और फजूल बकवास करने लगा कि मैं उसके साथ हैंग आउट कर रहा था और पता नहीं क्या क्या फजूल बकवास ये बक रहा था, जिस पर तो मैंने इसे बता भी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा था। और मुझे तो इसके हवाले से पता ही नहीं था कि अगर मैं इसको एक पंच भी दूंगा तो ये मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मेरे एक मूव को भी नहीं झेल पाएगा, इसीलिए ये इंजर्ड हो गया। और उसके बाद ये अपने साथियों को मेरे पीछे लेकर आ गया जो कि जेंग है और उसने तो मुझ पर डायरेक्टली अटैक भी कर लिया, जिसकी वजह से मेरी सीनियर सिस्टर भी इंजर्ड हो गई। अब आप मुझे बताएं इसमें मेरी क्या गलती थी? मतलब ये है कि मैं कोर्ट यार्ड में गया था तो मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, बाय मिस्टेक गया था और इसके बावजूद भी ये हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हम सब ही टियान दाओयान एकेडमी के डिसेबल है, तो यहाँ पर फिजिकल कल्टीवेशन को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? मतलब यह है कि फिजिकल कल्टीवेटर को नीचे समझा जाता है और लोग ज्यादातर उन लोगों को बुली करते हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इसी टाइम पर हमें यहाँ पर मौजूद कुछ डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि ये स्टोरी जब सुनते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वांग यू अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है और मसला क्रिएट कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि कुछ डिसेबल तो ये कह रहे थे कि फिजिकल कल्टीवेटर अक्सर बुली होते रहते हैं, जबकि यहाँ पर पिंक फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि यहाँ पर फिजिकल कल्टीवेटर को ह्यूमिलेट किया जाता है। जो लोग पावरफुल होते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो उनको कोई भी हक नहीं पहुंचता कि वो फिजिकल कल्टीवेटर की ह्यूमिलेशन करे या फिर उनकी बेइज्जती करे। ये एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। अगर वो टियान दाओयान का एक डिसेबल है तो उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और मैं अपने हवाले से सारी फिजिकल कल्टीवेटर के हवाले से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें भी रिस्पेक्ट दी जाए, जिस पर तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसेबल भी ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, फिजिकल कल्टीवेटर को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस टाइम पर यहाँ पर फिर एल्डर कहता है कि बस
बस अब खामोश हो जाए। और यहाँ पर वांग्यू से कहता है कि वांग्यू तुमने गलती की है और तुमने एक गलत बेस पर एक दूसरे डिसेबल को मारा है, साथ ही साथ उसको बुली भी किया है, तो इसके लिए तुम्हें पनिश किया जाता है। तुम 3 साल के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं आ सकते, इसके अलावा तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा डिसेबल इस एल्डर से कहता है कि किंगपिन ने तो भी बहुत बदतमीजी की है, उसने अपने से सीनियर डिसेबल के साथ बदतमीजी की है, ज़ेंग पर उसने अटैक कर दिया, यह अटैक उसे नहीं करना चाहिए था और अगर उसने बदतमीजी की है तो रूल्स के मुताबिक उसे भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर उसके जितने भी साथी थे वो यही कह रहे थे कि हाँ किनफिंग को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उसे तो यहाँ से निकाल दो। और इसी टाइम पर यहाँ पर ये एल्डर किनफिंग से पूछता है किनफिंग अगर मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट देता हूँ तो क्या वो पनिशमेंट तुम एक्सेप्ट करोगे। इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर आसपास में मौजूद लोग जो कि फिंग को सपोर्ट कर रहे थे वो उससे कहते हैं कि हो सकता है कि एल्डर तुम्हें कोई छोटी सी पनिशमेंट दे दे, तो उनसे ये कह दे कि हाँ मैं पनिशमेंट ले लूंगा। और इस टाइम पर तो फिंग सोच रहा था और फिर अचानक से एल्डर से कहता है कि नहीं मैं ये पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं लूंगा, और ये उसने बहुत रिस्पेक्टफुल स्टाइल में कह दिया था, जिस पर तो यहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर फिंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर ने भी ये कहा था कि यहाँ पर इस दुनिया में एब्सोल्यूट फेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा वो सीनियर सिस्टर चू जिंगवान से रिलेटेड कहती है कि उसने मुझे बताया था कि हेवन उसी को सिलेक्ट करती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वही सुप्रीम बनता है। तो मैं फाइट के 3 लेवल्स को पास करना चाहता हूँ और इस सारे टाइम पर मैं मरूंगा भी नहीं, मैं 9 स्टोरी हेवनली टावर का ब्रेक थ्रू करूंगा। मतलब ये है कि मैं ब्रेक थ्रू करूंगा लेकिन इस सब टाइम पे मैं नहीं मरूंगा, तो मैं टियान दाओयान एकेडमी के फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा डिसेबल बन सकता हूँ। मतलब ये है कि मैं पहला फिजिकल कल्टिवेटर बनूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये आपके टियान दाओयान एकेडमी के प्रैक्टिशनर के लिए बहुत अच्छी बात होगी और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ब्राइट बात होगी। मतलब ये है कि इससे एकेडमी बहुत तरक्की कर सकती है। इस पर तो एल्डर अब उससे पूछता है कि फिंग तुम जो कह रहे हो क्या तुम्हें इसकी समझ आ रही है? तुमने कहा है कि तुम 3 लेवल्स को पास करोगे, इसके अलावा 5 लोगों के साथ कम्पीट करोगे, उसके साथ फाइट करोगे, उनसे फाइट जीतोगे, तो मतलब ये है कि तुम 9 स्टोरी हेवनली टावर का ब्रेक थ्रू करने वाले हो। ये इतनी छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, तुमने एक बार ये बात कह दी है तो मतलब ये है कि तुमने इसे कंप्लीट भी करना है। जिस पर तो फिंग बहुत कॉन्फिडेंटली यहाँ पर अपने एल्डर से कहता है कि चैलेंज एकेडमी में 3 सबसे बड़े जीनियसेस हैं, जिनमें से एक जीनियस का नाम ज़ांग वूजी है। उसने तो लाइन एनफोर्समेंट हॉल के 5 डिसेबल को एक साथ में ही चैलेंज कर दिया था, और ये नहीं वो टावर के सबसे टॉप तक पहुंच चुका था और वहाँ पर अपना नाम छोड़ दिया था। तो मतलब ये है कि वो अपने जनरेशन का सबसे जीनियस बंदा बन गया और अपने जनरेशन के लिए एक मिसाल बन गया। तो मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। जब तो ये एल्डर उसे रिस्पॉन्स करता है कि कम खतरे वाली बात नहीं है, मतलब ये है कि तुम ये जो काम कर रहे हो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और वो एक बार फिर से यहाँ पर फिंग से पूछता है कि तुम सच में ये फैसला लेना चाहते हो, जिस पर तो फिंग उसे आंसर कर देता है कि हाँ मेरा यही फैसला है। इस टाइम पर फिर यहाँ पर ये एल्डर कहता है कि इसका डिसीजन मैं खुद भी नहीं ले सकता, तो मतलब ये है कि मुझे डीन के साथ बात करनी होगी। और इसी टाइम पर वो एक मैसेज भेज देता है डीन को और उसको रिस्पॉन्स मिल भी जाता है, और यहाँ पर अब फिंग को इजाजत मिल गई है कि हाँ वो कम्पीट कर सकता है। और इस टाइम पर हम फिंग को दिखाते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और इसी टाइम पर यहाँ पर ये एल्डर फिंग से कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें 7 दिनों का टाइम दिया जाता है और इन 7 दिनों में तुमने अपने आप को प्रूव करना है। 7 दिन बाद तुम किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, और अगर तुम किसी को भी चैलेंज करते हो तुम जीत जाते हो, तो मतलब यह है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी पनिशमेंट माफ कर दूंगा। इसके बाद तुम सेनेट में भी आ सकते हो, साथ ही साथ तुम यहाँ पर मौजूद किसी से भी हेल्प ले सकते हो, किसी भी एल्डर से हेल्प ले सकते हो। इस पर तो यहाँ पर फिंग अब उससे कहता है कि एल्डर असल में अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे सेनेट में एक पोजीशन चाहिए, मुझे सेनेट नहीं चाहिए, बल्कि मेरे 2 कंडीशन है, आप मेरे 2 कंडीशन को मानेंगे। इस टाइम पर तो यहाँ पर प्रिंसेस चिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिंग से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इस टाइम पर बिल्कुल बार्गेनिंग कर रहे हो, बार्गेनिंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जबकि इसी टाइम पर तो यहाँ पर ये एल्डर उसे शांत करवा देता है, और जबकि फिंग से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, जिस पर फिंग उससे कहता है कि जैसे ही मैं सेकंड लेवल का ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मैं जाओयान के साथ कम्पीट करना चाहता हूँ, उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। जिस पर तो एल्डर मान गया था, साथ ही साथ यहाँ पर जाओयान भी मान चुका था, और उसने फिंग को डराने के लिए एक किलिंग वाला इशारा भी कर लिया था। जबकि आसपास के लोग तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने आखिरकार चैलेंज किया है सिल्वर स्पीक किंग जाओयान को, मतलब कि ये कैसे कम्पीट करेगा उसके साथ। जबकि इसी टाइम पर लिंगर फिंग के पास आते हुए उससे कहती है कि तुम कुछ बहुत ही तेज बन रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर तो फिंग उससे कहता है कि सिस्टर हम कब तक बुली होते रहेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि फिंग कल्टीवेशन कर रहा है, और वो इस टाइम पर सारा का सारा फोकस अपने कल्टीवेशन पर ही कर रहा था। हमें दिखाते हैं कि वो अपने कल्टीवेशन के लिए मेडिसिन का भी यूज कर लेता है, और इस टाइम पर फिर वो कहता है ग्रेट सन गोल्डन बॉडी टेक्निक 3rd लेवल के ब्रेक थ्रू के लिए काफी होगी, और इस टाइम पर तो मुझे फोकस करना चाहिए 4th लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए। और इसी टाइम पर फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो देखता है तो वो तो असल में सीनियर सिस्टर चू जिनवान थी। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है कहता है कि ये तो इतनी अचानक से आ गई, और वो उसके पास आ जाता है। जिस पर तो सीनियर सिस्टर चू से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने 3 लेवल्स को चैलेंज कर लिया है, साथ ही साथ तुम 5 लोगों के साथ बैटल करने वाले हो, तो क्या ये सच है? तो इस सब का मतलब ये है कि तुम 9th स्टोरी हेवनली टावर का ब्रेक थ्रू करने वाले हो। और इसी टाइम पर फिर वो फिंग को अपना बैच भी दे देती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि उस सीनियर ने तुम्हें ऊपर
ऊपर से ही नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ ट्रबल का सामना करना पड़ा है और तुम कुछ मसले में गिर चुके हो। तो ये मेरी तरफ से कंपेंसेशन है तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे दूसरे साथियों के लिए भी। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो तुम किसी भी टाइम पर मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। जिस पर फिंग अब उसे आंसर करता है कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये सारा मसला असल में वांग्यू की वजह से क्रिएट हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और उसका जो भी ग्रुप है वो एरोगेंट है, लोगों को बुली करता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये सब मसला उसी ने क्रिएट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर चूज से कहती है कि चलो ठीक है, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो तुम आ सकते हो। इसके अलावा वो फिंग से फर्दर कहती है यान डाओयान में जो शख्स जितना पावरफुल होता है उतनी उसकी बात मान ली जाती है, लेकिन तुम इतनी बेहतियाती मत करना, तुमने एहतियात करनी है। और इसी टाइम पर फिर वहाँ से चली जाती है। इस टाइम पर फिंग कहता है कि वाकई में सीनियर चू तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और रिस्पेक्टफुल है, मतलब ये है कि वो हर किसी को बहुत नाइसली ट्रीट करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि फिंग आ जाता है लाइब्रेरी। वो अपने लिए बुक ढूंढ रहा था लेकिन उसको बुक नहीं मिल रही थी, तभी वो अपने मन में कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर लूं। और इसी टाइम पर फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे ही वो प्रैक्टिस करता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बुक खुद ही फिंग के पास आ जाती है। जैसे ही फिंग उसे देखता है कहता है कि वाओ, मतलब ये है कि मैं कल्टीवेशन करूंगा और जिस टाइम पर मुझे जिस बुक की भी जरूरत होगी वो खुद ही मेरे पास आ जाएगी। और जैसे ही वो उस टेक्निक को देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये तो 9 ह्यूमन अज़ुरा ड्रैगन पेस्ट है और इसमें फिर एक दूसरी टेक्निक का नाम जिन जिवाओ पेस्ट है। इसके अलावा वो फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि बॉक्सिंग टेक्निक्स को 6 लेवल में डिवाइड किया गया है और इस बुक में इस सारे लेवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। और इस टाइम पर फिंग एक बार फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जाओयान को दिखाया जाता है। हमें दिखाता है कि उसके साथ प्रिंसेस चिंग बैठी हुई थी। यहाँ पर जाओयान कुछ मेडिसिन का यूज कर रहा है अपनी कल्टीवेशन के लिए, जिस पर अब प्रिंसेस चिंग उसने कहती है कि तुमने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज नहीं करनी, असल कंपटीशन तो असल में रहती है सितंबर में जो हंटिंग कंपटीशन होगी, अपनी स्ट्रेंथ उसके लिए बचा के रखो, तुमने उसमें असल वाला काम करना, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी है। जिस पर वो मान गया था। सीन वापस से फिंग पर आ जाता है। हमें दिखाते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया और इस टाइम पर वो कहता है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल हो ही गया, तो अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है। और इस टाइम पर फिर वो शोर के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो शोर के लिए जा रहा था इससे पहले ही लिंगर आ जाती है, जिस पर तो यहाँ पर फिंग उससे पूछता है कि सीनियर सिस्टर आप हर वक्त उसी टाइम पर क्यों आ जाती है जब मैं शॉवर ले रहा होता हूँ। जिस पर तो लिंगर ने जल्दी से मुंह मोड़ लिया था और यहाँ पर फिंग ने भी अपने आप को जल्दी जल्दी ड्रेस कर लिया था। साथ ही साथ फिंग लिंगर से पूछते है कि सीनियर सिस्टर आप आजकल कहाँ पर रहती है, क्या कर रही है, जबकि लिंगर उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम सुतरा लाइब्रेरी गए थे, फिजिकल कल्टीवेटर का वहाँ पर जाना मना है, तो तुम आखिरकार वहाँ पर कैसे गए थे। जिस पर तो यहाँ पर फिंग उससे आंसर करता है कि असल में सीनियर सिस्टर चू जिंगवान ने मुझे अपना बेज दे दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत इजीली वहाँ पर चला गया, वापस भी आ गया। इस टाइम पर तो यहाँ पर फिर लिंगर अपने मन में कह दिया कि मेरे ख्याल से ये उसके साथ टाइम बिता रहा था, मतलब ये है कि ये सीनियर सिस्टर चू जिंगवान के साथ था। इस टाइम पर वो अपने मन में ये कह ही रही थी कि अचानक से फिंग उससे पूछता है तो मतलब ये है कि तुम जेलस हो रही हो। जिस पर तो लिंगर उसे आंसर करती है कि नहीं नहीं, मैं जेलस तो नहीं हो रही, किसने कहा कि मैं जेलस हो रही हूँ। इसी टाइम पर इन्हें आवाज सुनाई देती है जो कि असल में प्रिंसेस चिंग की थी, जो कि फिंग से कह रही थी कि कैन फिंग इसी टाइम पर ही तुम बाहर आ जाओ। अब जैसे ही लिंगर ये देखती है जल्दी से बाहर आ जाती है, साथ ही साथ फिंग भी बाहर आ जाता है। इस टाइम पर तो लिंगर प्रिंसेस किन से कहती है कि क्या मसला है, गली के कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने एक बंदे से कहती है जाओ और लिंगर को इसके फेस पर ही स्लैप कर दो, उसके फेस पर थप्पड़ दे दो। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर तो लिंगर अपने एक अटैक से ही उसका पेंट ही उतार देती है, जिस पर तो वो अपने पेंट पकड़ते हुए यहाँ से भाग जाता है। इसी टाइम पर लिंगर उससे कहती है कि तो किसी काम के नहीं थे, बल्कि तुम भी तो एक ट्रेश हो। जिस पर इस प्रिंसेस चिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बेइज्जती दे रही हो। इसी टाइम पर वो लिंगर को थप्पड़ मारने के लिए खुद ही आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि उसको थप्पड़ दे पाती यहाँ पर फिंग आ गया जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सीनियर सिस्टर को बेइज्जती दे रही हो और तुम उस पर हाथ उठाओगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, और वो उसको दूर हटा देता है। जबकि फिर से अब यहाँ पर प्रिंसेस चिंग अपने दूसरे बंदे से कहती है कि जाओ और फिंग से मेरे लिए बदला ले लो। और इस टाइम पर तो ये बंदा भी आगे बढ़ते हुए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर फिंग से कहता है कि अगर तुम अपने कल्टीवेशन को खुद ही खत्म कर लेते हो तो मतलब ये है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, मींस कि मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। फिंग तो उसके लेवल को देखते हुए उससे कहता है कि मतलब ये है कि तुम एसेंशियल रियलम के दरमा व्हील पर हो। तो इससे यही मालूम पड़ता है कि वूजी कंट्री में सारे लोग ट्रेश नहीं है, मतलब तुमने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया है। अब ये सुनकर तो उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर फिंग से कहता है कि मतलब ये है कि तुम मरना चाहते हो, और उसने अपने थंडर एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था और उसने यहाँ पर तो फिंग पर अटैक भी कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि अटैक यहाँ पर फिंग को हिट कर पाता हमें दिखाया जाता है कि अटैक तो वहीं पर ही खत्म हो गया था। और यहाँ पर सीनियर सिस्टर चू जिनवान आ गई थी और वो इस बंदे से कह दिया कि मैं स्वॉर्ड का यूज करना जानती हूँ और ये स्वॉर्ड माउंटेन्स को भी काट सकते हैं, साथ ही साथ रिवर्स को भी काट सकते हैं, तो मतलब ये है कि तुम दोनों ने यहाँ पर फाइट नहीं करनी। इस टाइम पर तो ये बंदा यहाँ पर चू जिंगवान से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। इस बंदे के इस क्वेश्चन पर तो चू जिंगवान उसे आंसर करती है कि यहाँ से चले जाओ और अगली बार यहाँ पर टियान डाओयान में अपना कदम भी मत रखना। हमें दिखाता है कि ये बंदा तो यहाँ पर चू जिंगवान पर भी अटैक करने के लिए जा रहा था, मतलब कि वो बिल्कुल फाइटिंग मूड में है। लेकिन इसी टाइम पर यहाँ पर प्रिंसेस चिंग उससे कहती है कि असल
में सीनियर सिस्टर चू जिंगवान है। ये नाम सुनते ही तो ये बंदा भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब ये लोग यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले कि ये लोग यहाँ से जा पाते यहाँ पर प्रिंसेस चिंग चू जिंगवान से कहती है कि सीनियर सिस्टर असल में हम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं आए, मैं यहाँ पर विंग से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आया हूँ कि ये मेरी सिस्टर यी के साथ हैंग आउट कर रहा था हाउस ऑफ कॉमन में, जिसकी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाई और वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और इससे हमारी वुजी रॉयल फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही थी और डैमेज हो रही थी, तो मैं इसीलिए आई हूँ। इस टाइम पर तो फिंग अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूंगा क्योंकि मैं तो तुम्हारी सिस्टर को जानता ही नहीं हूँ। ये बात सुनकर तो प्रिंसेस चिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि दूसरी साइड पर चू जिंगवान उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें असल में यहाँ पर जाओ येन ने भेजा हुआ है ताकि तुम फिंग के स्ट्रेंथ का मालूम कर सको और जाके उसे इन्फॉर्मेशन दे दो। प्रिंसेस किंग के पास तो अब कुछ भी नहीं था, तो फिर से वो अपने सिस्टर का यूज करते हुए कहती है कि आजकल ये लोअर कोर्टयार्ड बहुत ही ज्यादा जा रही है, मैं उसे नोट कर रही हूँ। जब वो कुछ नहीं करती तो वो लोअर कोर्टयार्ड चली जाती है और ये एक फिजिकल कल्टीवेशन वाली जगह है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर ये सब पूछने के लिए आ गई थी। जिस पर तो चू जिंगवान उसे आंसर करती है, तो मतलब ये है कि तुम्हें अपने सिस्टर को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, जबकि उल्टा तुम किनफिंग के पास आ गई हो, उससे पूछ रही हो, अपने सिस्टर से जाके पूछ लो ना। इस टाइम पर तो प्रिंसेस किंग के पास कुछ भी नहीं बचता, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बंदों से कहती है कि चलो यहाँ से जाते हैं, वो यहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी साइड पर अब लिंगर फिंग से पूछती है तो मुझे तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये मोरोंग यी है कौन, जिस पर तो फिंग उसे आंसर करता है कि मेरा बिलीव करो मैं उससे सिर्फ और सिर्फ एक बार मिला हूँ और तुम इस प्रिंसेस किंग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जबकि इसी टाइम पर लिंगर उससे कहती है कि हाँ बस तेरा तो यकीन कर लू ना, और तभी वो यहाँ पर चू जिंगवान से भी पूछती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई, जिस पर वो उसे बताती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी, तभी मुझे शोर की आवाज आई तो मैं यहाँ पर आ गई। आप साथ ही साथ सीनियर चू फिंग से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि तुमने लाइब्रेरी से कुछ सीख लिया, मतलब तुम्हें कोई ऐसी बुक मिल गई, कोई ऐसी टेक्निक मिल गई जो कि तुम्हें फायदा दे, जिस पर तो फिंग उसका थैंक्स करता है, उससे कहता है कि हाँ मैंने कुछ न कुछ तो जरूर ही सीख लिया है। और इसी टाइम पर वो सीनियर सिस्टर चू का थैंक यू करता है और हमें दिखाते हैं कि सीनियर यहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ लिंगर भी यहाँ पर कहती है कि सीनियर सिस्टर वाकई में बहुत ही ज्यादा नाइस मिलती है लोगों के साथ और बहुत नाइसली बात करती है। और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, सुबह का सीन हमें दिखाते हैं जिस टाइम पर फिंग कल्टीवेशन कर रहा था और इसी टाइम पर उसे बहुत ज्यादा शोर की आवाजें सुनाई देती है जो कि उसे कल्टीवेशन के टाइम पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और जैसे ही वो बाहर देखता है उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और यहाँ पर प्रिंसेस यी भी है और प्रिंसेस यी के पास बहुत सारे गिफ्ट थे और वो हर किसी को कोई ना कोई गिफ्ट दे रही थी, जिस पर यहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। आखिर में वो कहती है कि मैं वुजी माउंटेन से बीस्ट का मीट भी अपने साथ लेके आई हूँ, तो ये किसे चाहिए है। वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ा बंदा उससे कहता है कि प्रिंसेस ये आप मुझे दे दे, जिस पर तो प्रिंसेस यी खुशी खुशी उसे वो दे देती है, जिस पर तो ये बूढ़ा बंदा बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर प्रिंसेस यी का थैंक्स करता है। साथ ही साथ प्रिंसेस यी यहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहती है कि अगली बार जब मैं पैलेस जाऊंगी तो वो सारी चीजें लेकर आऊंगी जो तुम लोगों को चाहिए है, तो तुम मुझे बता दो कि तुम लोगों को क्या चीजें चाहिए है। जबकि इसी टाइम पर फिंग यहाँ पर इन सब से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर मौजूद एक बंदा उससे कहता है कि जूनियर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, प्रिंसेस यी अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर आई है, तो अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए है तो अभी से ले लो, ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। जबकि जैसे ही प्रिंसेस यी उसे नोट करती है तो जल्दी से एक बॉक्स उठाते है उसके पास लेकर आ जाती है, उससे कहती है कि ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रखा हुआ है और ये डीमन किंग का मीट है, इससे तुम एक स्पेशल टॉनिक अपने लिए बना सकते हो और ये टॉनिक तुम फिर अपने लिए यूज कर सकते हो। जिस पर तो फिंग उससे कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं तुमसे कभी पहले मिला हूँ जो तुम मुझे ये सब दे रही हो। मतलब ये है कि यहाँ पर फिंग ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और यहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मेरे साथ कुछ काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो प्रिंसेस यी को इग्नोर करके यहाँ से अंदर चला जाता है। जबकि इस टाइम पर तो प्रिंसेस यी बहुत ही अजीब फील कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम तो पहले मिले हैं, इसके बावजूद भी ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं जानता। और इस टाइम पर तो फिंग अंदर जाने से पहले उससे कहता है कि मुझे और तंग मत करो और यहाँ से चला जाता है। अब अंदर से वो प्रिंसेस यी को देख रहा था, प्रिंसेस यी भी अब यहाँ से चली जाती है लेकिन वो बहुत उदास थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एल्डर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि आज हमारे पास एक डिसेबल है जिसका नाम किनफिंग है और वो लोअर हाउस से बिलोंग करता है। वो आज 3 लेवल को पार करेगा, साथ ही साथ 5 लोगों के साथ कम्पीट करेगा और इसने 9 स्टोरी हेवनली डाउट टावर को चैलेंज किया हुआ है। और यहाँ पर ये एल्डर उससे कहता है कि अगर आज ये कंपटीशन तुम जीत जाते हो तो इससे फिर लोअर हाउस एंड मिडिल हाउस के दरमियान रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि फिजिकल ट्रेनिंग वाले जितने भी डिसेबल हैं उनको मेरिट ट्रेनिंग डिसेबल की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। साथ ही साथ किनफिंग ने जाओ यान को भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अगर इस सब में वो हार जाता है इसका मतलब ये होगा कि उसके सारे के सारे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस टाइम पर जब एल्डर ये बात कर रहा था प्रिंसेस चिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी साइड पर प्रिंसेस यी को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। और इसके बाद ये एल्डर फर्दर कहता है इसके अलावा फिंग को टियान डाओयान से एक्सपेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर मौजूद आसपास लोग फिंग से रिलेटेड कहते हैं कि एक नया डिसिपल आया हुआ है और चंद दिनों में ही ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है, हर कोई इसे जानता है और इसने इतने खतरनाक लोगों को चैलेंज कर लिया है जो कि यहाँ के फेमस लोग हैं। और यहाँ पर मौजूद सारे लोग यही कह रहे थे कि किनफिंग कितना टैलेंटेड है और वो कितना बहादुर है। इसी टाइम पर यहाँ पर किनफिंग इन सबसे
कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन मुझसे कम्पीट करने के लिए पहले आएगा। तो इसी टाइम पर यहाँ पर चू जिंगवान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले कम्पीट करूंगी और वो यहाँ पर ग्राउंड में आ जाती है। इसी टाइम पर जैसे ही वो ग्राउंड में आती है अपने एल्डर से कहती है कि मैं ग्रेट एल्डर की डिसेबल हूँ और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप मेरे रियलम को सप्रेस कर दे और मेरे रियलम को गोल्डन एलेक्सर के 10th स्टेज तक ही सप्रेस कर दे। असल में अपने ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं करना चाहती और वो अपने लेवल को किनफिंग के लेवल तक ही लाना चाहती है। ये बात सुनकर तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, जबकि वांग यू कहता है कि क्या सप्रेशन रियलम, इसका मतलब तो यह है कि किनफिंग बहुत आसानी से जीत जाएगा। जबकि दूसरी साइड पर प्रिंसेस चेंग उससे कहती है क्या तुम नहीं जानते कि कल सीनियर सिस्टर चू ने किनफिंग को सपोर्ट किया था, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर ये एक एल्डर उससे पूछती है कि चू जिंगवान आखिर तुम अपने रियलम को सप्रेस क्यों करना चाहती हो, जिस पर तो उसे आंसर करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने पावर्स को दूसरे पर शो करते हैं और दूसरे को बुली करते हैं, तो मैं किसी को भी बुली नहीं करना चाहती और मैं यही चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ भी ज्यादती ना करूँ, तो काइंडली प्लीज आप मेरे रियलम को सप्रेस कर दे। इस पर तो वो ग्रेट एल्डर मान चुका था और इस टाइम पर उसके रियलम को सप्रेस कर दिया था, जिस पर तो किनफिंग सीनियर चू का थैंक्स करता है। और इस टाइम पर सीनियर चू उससे कहती है कि अगर मैंने अपने रियलम को गोल्डन कोर परफेक्शन लेवल के 10th लेवल तक सप्रेस कर लिया है, मैं ग्रेट परफेक्शन रियलम के बंदे का सामना कर सकती हूँ और मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं ऐसे लोगों का सामना कर सकती हूँ, तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 3 स्वॉर्ड्स का यूज करूंगा, अगर तुम इन स्वॉर्ड को रोक भी पाए तो इसका मतलब ये होगा कि तुम जीत जाओगे। और इसी टाइम पर उसने अपने फर्स्ट स्वॉर्ड का यूज करना स्टार्ट कर लिया था, जबकि दूसरी साइड पर पिंग ने भी अपने आप को रेडी कर लिया था। अब जैसे ही यहाँ पर चू जिंगवान उस पर एक अटैक करती है, वो एक स्लैश अटैक था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस स्लैश अटैक की वजह से पिंग बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है और वो कहता है कि अगर चू जिंगवान अपने रियलम को सप्रेस न करती तो इसका मतलब ये था कि ये एक स्लैश अटैक मुझे जान से ही मार सकती थी, लेकिन इसी टाइम पर इसने स्लैश अटैक को रोक भी दिया था, जिस पर तो यहाँ पर चू जिंगवान उससे कहती है कि इतना बुरा भी नहीं था। और इसी टाइम पर वो उससे कहती है कि चलो ठीक है, मेरे सेकंड अटैक को भी झेल लो। और इस अटैक का नाम स्वॉर्ड वाइंड एंड क्लाउड था। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस टाइम पर बहुत पावरफुल ऑरा भी रिलीज हो रहा था और हमें दिखाता है कि यहाँ पर पिंग इस अटैक को भी झेल पाता है और उसको भी रोक लेता है। साथ ही साथ इससे इतना पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि आसपास लोग भी इफेक्ट हो गए थे। तभी यहाँ पर चू जिंगवान उससे कहती है कि चलो ठीक है, ये फाइनल अटैक है और इसको भी झेल पाओ। और इस लास्ट अटैक में चू जिंगवान ने एक ऐसे टेक्निक का यूज किया हुआ था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर आ गई थी और ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड पिंग पर गिरने वाली थी, उस पर अटैक करने वाली थी। जबकि आसपास के मौजूद लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये ऑरा कितना खतरनाक है, पिंग तो शायद इस स्वॉर्ड का सामना कर ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि सेंट उसकी हेल्प कर रहा है और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और जिस टाइम पर पिंग इस स्वॉर्ड को रोक रहा था, इस टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा था। यहाँ पर आसपास मौजूद लोग इससे इफेक्ट भी हो रहे थे और फाइनली पिंग इस स्वॉर्ड को भी रोक लेता है और इसको भी डॉज कर पाता है, जिस पर तो यहाँ पर आसपास मौजूद लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पिंग को सपोर्ट करने लगते हैं, चीयर करने लगते हैं कि वाओ पिंग तुमने कर दिखाया और तुमने ये कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर हमें चू जिंगवान दिखाई जाती है जो कि सीनियर से कहती है कि इसने मेरे तीसरे स्वॉर्ड को भी रोक लिया और इसको जेल पाया, तो मतलब ये है कि ये जीत चुका है। और इसी टाइम पर भी चू जिंगवान यहाँ से चली जाती है और एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि असल में बॉक्सिंग का चैंपियन है और इस बंदे का नाम शिलाई है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है और यहाँ पर मौजूद आसपास के लोग कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि ये एक काऊ को एक पंच से ही मार देता है। और इस टाइम पर शिलाई फिंग से कहता है कि अगर तुम मेरे एक पंच को जेल पाए, मतलब ये है कि अगर तुम मेरे एक पंच को रोक पाए तो तुम जीत जाओगे और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 70% का यूज करूंगा, तो तुमने मेरे पंच को ब्लॉक करना है। और इसी टाइम पर वो अपने पंच का यूज करना स्टार्ट कर लेता है और उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी 70% एनर्जी का यूज किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका ये पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हमें दिखाता है कि फिंग इस पंच को रोकने में कामयाब हो जाता है और इसके साथ वो अपने मन में कहता है कि ये कितना पावरफुल पंच है। और इसी के साथ पर ये बंदा उससे कहता है कि तुमने मेरे पंच को रोक लिया और तुमने मेरे प्रेशर को भी बर्दाश्त कर लिया, तो मतलब ये है कि तुम इसमें जीत चुके हो, तुम इसमें पास हो चुके हो। यहाँ पर मौजूद और लोग खुश होते हुए कहते हैं कि किनफिंग तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, अगर वो एक दूसरे बंदे के साथ फाइट कर लेता है तो वो फर्स्ट लेवल को पास कर पाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर लिंगर भी कहती है कि किनफिंग की स्ट्रेंथ तो काफी इंप्रूव हो चुकी है, अगर इस टाइम पर मैं उसके साथ फाइट करती हूँ तो मैं इससे नहीं जीत पाऊंगी। और इसी के साथ फिर अनाउंस किया जाता है कि टियान डाओयान एकेडमी का डिसेबल जाओयान स्टेज पर आ चुका है और फिंग के साथ वो कंपटीशन के लिए यहाँ पर आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।